नमस्कार दोस्तों, अमन गुप्ता टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अष्टांग हृदय का एक बहुत ही फाउंडेशनल चैप्टर समझने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम बात करने वाले हैं द्रव द्रव्य विज्ञानी के बारे में, यानी द साइंस ऑफ लिक्विड्स। और हाँ, अगर आप बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ में हैं तो इस चैप्टर को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करना। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए आप कह सकते हैं एक मस्ट नो चैप्टर है। सवाल यहां से बनते ही बनते हैं, तो एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है। तो इस पूरे चैप्टर को हम आसानी से समझने के लिए 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन के आधार यानी पानी की। फिर हम देखेंगे कि दूध और गन्ने जैसी चीजें शरीर को कैसे नरिश करती हैं। उसके बाद शहद और तेल जैसे कैटलिस्ट के बारे में जानेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि मध्य और मूत्र जैसे पोटेंट लिक्विड्स का आयुर्वेद में क्या रोल है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी चीज से, पानी। आयुर्वेद में तोय वर्ग को सबसे पहले रखा गया है। और क्यों न हो, पानी ही तो हर जीव का, हर जिंदगी का आधार है। अब देखिए, आयुर्वेद में प्योर रेन वाटर, जिसे गंगांबू कहा गया है, उसकी कितनी महिमा है। एक बहुत ही जरूरी श्लोक है जो इसके गुणों के बारे में बताता है। और पता है क्या, आयुर्वेद इसे अमृत, जी हां, नेक्टर के बराबर मानता है। तो इस श्लोक का आखिर मतलब क्या है? देखिए, ये बस ये नहीं कह रहा कि बारिश का पानी प्यास बुझाता है। नहीं, ये जीवन देता है, मतलब जीवनम। ये संतुष्टि देता है, तर्पणम। ये दिल के लिए अच्छा है, हृदयम, और मन को खुश करता है। और सबसे बड़ी बात, ये ठंडा और हल्का होता है। इसीलिए तो इसे अमृत जैसा कहा गया है। अच्छा, एक सवाल जो सबके मन में आता है, पानी कब पिएं? खाने से पहले, बीच में या बाद में? आयुर्वेद के नियम यहाँ बहुत बहुत ही ज्यादा क्लियर हैं। अगर आप खाने से पहले पानी पीते हैं तो ये आपकी डाइजेस्टिव फायर यानी अग्नि को कमजोर कर देगा। और खाने के ठीक बाद इससे मोटापा और कफ बढ़ सकता है। तो बेस्ट तरीका क्या है? खाने के दौरान घूंट घूंट करके थोड़ा पानी पीना। ये बैलेंस बनाए रखता है। पानी की बात हो गई, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं उन लिक्विड्स की तरफ जो हमारे शरीर को बनाते हैं, उसे पोषण देते हैं। इस वर्ग में हम दूध और गन्ने जैसी चीजों पर फोकस करेंगे। दूध तो कई तरह के होते हैं ना, पर क्या उन सब में कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं? बिल्कुल। और ये श्लोक हमें दूध के उन्हीं जनरल गुणों के बारे में बताता है कि ये हमारे शरीर पर ओवरऑल कैसा असर डालता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूध टेस्ट में मीठा और नेचर में स्निग्ध मतलब अंक्चुअस होता है। ये हमारी लाइफ फोर्स यानी ओज को बढ़ाता है और शरीर की सभी धातुओं को नरिश करता है। ये वात और पित्त को तो शांत करता है, लेकिन हाँ, पचने में थोड़ा भारी और तासीर में ठंडा होता है। इसीलिए इसे जीवनीय कहते हैं, लाइफ सस्टेनिंग। लेकिन क्या हर दूध एक जैसा है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, गाय का दूध जीवन देने वाला और बुद्धि के लिए अच्छा बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ भैंस का दूध, वो गाय के दूध से ज्यादा भारी और ठंडा होता है, नींद लाता है और आपकी डाइजेस्टिव फायर को भी धीमा कर सकता है। अब आते हैं गन्ने के प्रोडक्ट्स पर। यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल बात बताई गई है। जो ताजा ताजा गुड़ होता है ना, वो शरीर में कफ बढ़ाता है और डाइजेशन को भी स्लो कर सकता है। लेकिन वही गुड़ जब 1 साल पुराना हो जाता है तो वो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद और पचाने में हल्का हो जाता है। और एक मजेदार बात, गन्ने के सभी प्रोडक्ट्स में से जो रिफाइंड शुगर है यानी शर्करा, उसे कुछ स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशंस में सबसे अच्छा माना गया है। जैसे कि शरीर में जलन होने पर, बहुत ज्यादा प्यास लगने पर या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में। चलिए अब तीसरे वर्ग में चलते हैं, कैटलिस्ट्स यानी शहद और तेल। ये वो लिक्विड्स हैं जो न सिर्फ खुद में फायदेमंद हैं, बल्कि दूसरी दवाओं के असर को भी कई गुना बढ़ा देते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, योगवाही। योगवाही का मतलब है वो सब्सटेंस जो अपने साथ मिली हुई दवा के गुणों को, उसकी पोटेंसी को मानो सुपरचार्ज कर दे। और शहद को सबसे बेहतरीन योगवाही माना गया है। इसीलिए आप देखेंगे कि ज्यादातर आयुर्वेदिक दवाएं शहद के साथ लेने को कहा जाता है। शहद के अपने भी कमाल के गुण हैं। ये आंखों के लिए बहुत अच्छा है, प्यास को शांत करता है, शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करता है और खास तौर से कफ और पित्त को बैलेंस करता है। इसका हल्का और रूखा गुण ही इसे कफ की बीमारियों के लिए एक बेहतरीन दवा बनाता है। लेकिन शहद के बारे में एक ऐसी बात है जिसे जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। और सवाल यह है कि क्या शहद को गर्म करना सच में खतरनाक हो सकता है? और इसका जवाब है एक बड़ा सा हाँ। आयुर्वेद की ये सबसे बड़ी वार्निंग्स में से एक है,
गरम किया हुआ शहद या किसी भी गरम चीज में मिलाया हुआ शहद जहर की तरह काम करता है। तो इस नियम को हमेशा हमेशा के लिए याद रख लीजिए। अब तेल की बात करें तो सभी तेलों में तिल के तेल को राजा माना जाता है। ये शरीर को ताकत देता है, स्किन के लिए बेहतरीन है और इसकी गर्म तासीर इसे वात दोष को शांत करने के लिए सबसे बेस्ट औषधि बनाती है। वात से होने वाला कोई भी दर्द हो, जकड़न हो, सूखापन हो, तिल का तेल उसका अल्टीमेट सॉल्यूशन है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। ये हैं सबसे पोटेंट लिक्विड्स, यानी मद्य और मूत्र। इन्हें बहुत सावधानी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए क्योंकि इनका असर बहुत गहरा होता है। आयुर्वेद में मद्य यानी अल्कोहल को एक दो-धारी तलवार की तरह देखा गया है। अगर इसे सही तरीके से, सही मात्रा में, युक्ति लगाकर लिया जाए तो ये अमृत का काम करता है, और अगर नहीं तो ये जहर से कम नहीं। इसका टेस्ट खट्टा, नेचर गर्म और तीक्ष्ण होता है। ये पित्त को तो बढ़ाता है पर वात और कफ को कंट्रोल करता है। और आखिर में है मूत्र वर्ग। आयुर्वेद में 8 तरह के मूत्र का औषधीय इस्तेमाल बताया गया है, जिनमें से गोमूत्र को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ये अल्कलाइन, शार्प और ड्राई होता है। ये कफ को शांत करता है और पेट के कीड़े, खुजली और पेट की दूसरी बीमारियों में बहुत उपयोगी माना गया है। तो ये थी हमारी यात्रा द्रव्य विज्ञानी की दुनिया में। हमने इन 4 वर्गों में देखा कि कैसे पानी और दूध से लेकर शहद और मद्य तक हर एक लिक्विड की अपनी एक अलग पहचान, अपने अलग गुण और प्रभाव हैं। इन सभी लिक्विड्स के गुणों को गहराई से समझना सिर्फ एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक अच्छा आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर बनने के लिए भी ये ज्ञान फंडामेंटल है। यही तो आयुर्वेद की नींव है। उम्मीद है ये विश्लेषण आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। तो अब आपकी बारी है। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कौन सा लगा और आप अगला विश्लेषण किस टॉपिक पर चाहते हैं। इस जानकारी को अपने सभी दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। इसे लाइक करें और ऐसे ही और ज्ञान से भरे विश्लेषण के लिए अमन गुप्ता टॉक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।